नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले जरूरत पड़ी तो विधानसभा को कर देंगे भंग। जी हां, नहीं बनने देंगे भाजपा की सरकार। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बागी विधायकों को। जी हां, आपको बता दें एकनाथ शिंदे के ऊपर उठ रहे कई सवाल। आखिरकार ऐसी भी क्या नाराजगी थी कि पार्टी के साथ गद्दारी कर दी। इसके बारे में बताएंगे दोस्तों हर पार्टी में कैसे गद्दार छुपा बैठा है। वहीं पर अगली बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से कर रही है खेल। नुपुर शर्मा को बचाने के लिए जानबूझकर गिराई गई महाराष्ट्र की सरकार। बताएंगे आखिरकार बीजेपी और क्या इनकी सोच है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों सोनिया गांधी आज नहीं होंगी ईडी के सामने पेश। जी हां, दरअसल आपको बता दें खराब तबीयत का हवाला देकर जो है मांगी थी मोहलत, जिसके बाद ईडी ने उनको मोहलत दे दी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले मोदी सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर जी सरकारें गिराने का काम करती है, खरीद फरोख्त करती है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जनता के वोटों का किस तरीके से हनन किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि वोट किसी और को दिया जाता है लेकिन मोदी सरकार गिराकर अपनी बना लेते हैं। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बताएं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, प्रधानमंत्री को युवा दे रहे हैं बद्दुआ। बोले फिलहाल बद्दुआ देते हैं तुम्हें कि प्रधानमंत्री के पद से जल्दी हटोगे। जी शेम ऑन यू प्रधानमंत्री। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले युवाओं के भविष्य के साथ बीजेपी को नहीं खेलने देंगे, युवाओं के साथ खड़े हुए। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये तो होना ही था। जी हां, शिवसेना ने अपनी गलतियों के कारण ही खो डाली सरकार। बताएंगे दोस्तों कैसे बड़े पैमाने पर, सबसे बड़े पैमाने पर जो विधायक हैं वो बागी हुए हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवसेना की बीजेपी को चेतावनी, बोले जरूर लेकिन किसी भी हाल में नहीं बनने देंगे जो है यहाँ पर सरकार बीजेपी की महाराष्ट्र में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी पर्दे के पीछे सारा खेल खेल रही है और ये खेल साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में एकनाथ शिंदे का बड़ा हाथ है। एकनाथ शिंदे अपने साथ बड़े पैमाने पर विधायक लेके गए, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें से कई विधायक जो राजी नहीं है और उन विधायकों को जो यहाँ पर किडनैप कर ले जाया गया है, जबरदस्ती ले जाया गया है। अगर वो महाराष्ट्र जाएंगे तो उनका एक सिचुएशन अलग होगी। लेकिन दोस्तों आप समझिए इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे लोगों को ले जाना, ये बात तो खैर दोस्तों दिल को दिलासा देने के लिए अच्छी है कि इनको किडनैप कर ले जाया गया है, जबकि सच्चाई तो यही है दोस्तों कि सब के सब अपनी मर्जी से गए हैं। हाँ, ये बात अलबत्त है दोस्तों कि इनको बहकाकर बहला फुसला कर ले जाया गया है, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि कई लोगों के इनके ऊपर ईडी के छापेमारी हुई है। कई लोगों के घरों पर दोस्तों सीबीआई एनआई ईडी शिकंजा कसे हुए, इसीलिए दोस्तों डर के उसमें भी ये लोग पार्टियों को बदलना चाहते हैं। जाहिर सी बात है मोदी सरकार हर जगह इसी तरीके की राजनीति करती है। जहां पर ये लोग अपनी सरकार नहीं बना पाते वहां पर दोस्तों सरकार की खरीद फरोख्त कर ये ईडी सीबीआई से डरवा कर अपने पाले में कर लिए जाते हैं विधायक। और दोस्तों जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है ये जनता के जन आदेश का अपमान होता है। इसके ऊपर कानून दोस्तों बनना ही चाहिए कि जहां जो सरकार बन गई वो कभी हट नहीं सकती जब तक के दोस्तों आपको बता दें मौलिक तरीके से किसी भी सरकार को हराया ना जाए। लेकिन दोस्तों आप समझिए आज राज्यों में अलग अलग राज्यों में सरकार किसी और की बनाती है जनता, क्योंकि बीजेपी को पसंद नहीं करती। लेकिन यहां पर बीजेपी बेईमानी कर दोस्तों जगह जगह अपनी सरकार बना लेती है। ऐसे कई नाम है दोस्तों, आप चाहे अरुणाचल ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए दोस्तों, कर्नाटक ले लीजिए, पुडुचेरी ले लीजिए, और राजस्थान में भी कोशिश की गई थी लेकिन अशोक गहलोत से मुंह की खाए हुए थे बीजेपी वाले, तब से ही फिराक में थे कि किसी एक की सरकार गिरा कर रहेंगे। लेकिन आप समझिए इसमें दोस्तों एक गलती उद्धव ठाकरे की भी है कि पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बगावत चल रही थी, इतने लोगों को एकनाथ शिंदे ने अपने संपर्क में ले लिया था और दोस्तों आप समझिए उद्धव ठाकरे को भनक तक नहीं लगी। ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, नुपुर शर्मा को बचाने के लिए रचा गया सारा षड्यंत्र मोदी और शाह पर्दे के पीछे से खेल रहा है दोस्तों, गंदा खेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, नुपुर शर्मा के पीछे महाराष्ट्र की सरकार ने पुलिस लगा रखी थी। सब जानते हैं कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जो भद्र और बेकार टिप्पणी की, इसको लेकर दोस्तों सियासी घमासान मचा हुआ था। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने बाकायदा पुलिस भेजी हुई थी और नुपुर शर्मा के घर पर वो नजर रखे हुए थी। ऐसे में दोस्तों रातों रात मोदी और शाह का खेल सामने आया। ये तो सभी जानते हैं दोस्तों कि मोदी और शाह किसी चीज में मास्टरमाइंड हो या ना हो, लेकिन दोस्तों गंदी राजनीति में इन दोनों का नाम हमेशा आता रहा है। एक देश के गृह मंत्री साहब हैं और दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए दोनों की राजनीति काफी गंदी मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति गुजरात से ही लोग देखते आ रहे हैं। गुजरात में 2002 में उनके ऊपर दंगों का आरोप लगा, गृह मंत्री अमित शाह को तड़ी पार कर दिया गया और उसके बाद रातों रात ये महाशय आप समझिए देश के गृह मंत्री बन जाते हैं, एक देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और उसके बाद अपनी गंदी राजनीति से पूरे हर एक देश के राज्य को गंदा करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले दोस्तों आप समझिए कर्नाटक में बीजेपी को कांग्रेस की सरकार गिराई गई, वहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई और उसके बाद दोस्तों गोवा में खेल कर दिया और उसके बाद मध्य प्रदेश में सिंधिया ले उड़े दोस्तों और उसके बाद आप समझिए अरुणाचल में दोस्तों खेल हो गया, पुडुचेरी में सरकार गिरा दी गई और नुपुर को बचाने के लिए अब दोस्तों ये सरकार गिराने की पूरी कवायद कर ली थी, क्योंकि दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी तब से ही चिड़े हुए थे शिवसेना से, जब से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे चाहते थे कि वो सीएम बने, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपना गठबंधन तोड़ लिया था और उन्होंने कांग्रेस और दोस्तों एनसीपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बना ली थी। लेकिन अब इस सरकार को खत्म करने की कवायद में लग गई है बीजेपी और ये गंदा खेल बीजेपी वहीं से खेल रही है दोस्तों। पहले बाकायदा अहमदाबाद से खेल रही थी, उसके बाद उनको गुवाहाटी पहुंचा दिया गया और ये सब कुछ नुपुर के लिए हो रहा है। आप समझिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से बचाती है और आज बहुत सारे लोगों को खुशी मिल रही होगी, जैसे राणा दंपत्ति दोस्तों, उनको जेल भेजा था उद्धव ठाकरे ने, कंगना रावत उनके घर पर एनसीबी का बुलडोजर चल गया था और ये चीजें कंगना जो लोग चिढ़ते हैं जाहिर सी बात है उन्हें बड़ी खुशी मिलेगी जब उद्धव की सरकार जाएगी। तो फिलहाल बढ़ते हैं एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रही बीजेपी, जगह जगह खरीद फरोख्त करके जन आदेश को ठुकराया जाता है। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि देश का युवा परेशान हो रहा है, देश में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। नरेंद्र मोदी ने देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमसे ईडी एक के बाद एक सवाल पूछ रही थी तब हमें कोई डर नहीं था, ईडी हमसे कितने ही सवाल पूछे, हमें इस बात का कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि कांग्रेस कभी भी झुकती नहीं है और कांग्रेस ना ही डरती है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो हर सच के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। आपको बता दें राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी में दोस्तों आप समझिए बगावतें चलती हैं और बीजेपी अंदरूनी बगावत को सुधारती है, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों आज युवा परेशान है, जिस तरीके से देश में बेरोजगारी फैलती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसको लेकर सरकार के पास कोई दोस्तों एग्जिट प्लान नहीं है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की आज अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, लेकिन विपक्ष को डराने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम ईडी से नहीं डरते, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ईमानदार है, वो ईडी से नहीं डरेगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस से डरते हैं, वो कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता से उनको डर लगता है कि कांग्रेस सच्चाई के रास्ते पर चलती है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के रास्ते में कितनी मुसीबतें आए लेकिन सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम गांधी जी के चलने वाले वचनों पर है और गांधी जी के ही जो यहाँ पर दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम कभी भी गोडसे के रास्ते पर नहीं चल सकते। आपको बता दें राहुल ने यहीं पर नहीं, राहुल ने यह भी कहा कि हमसे 12-12 घंटे पूछताछ हुई लेकिन हम डरे नहीं, हम वहां पर बैठे रहे, हालांकि अधिकारी तक थक गए। उन्होंने हमसे पूछा कि आप ऐसा क्या खाते हैं सर जो आप थकते नहीं है, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल मैंने उन्हें सच्ची बात नहीं बताई, क्योंकि दोस्तों आप समझिए राहुल गांधी
गांधी को ईडी ने इतना परेशान किया, 5 बार तलब किया, उसके बावजूद भी ईडी को कोई सबूत राहुल गांधी से मिला नहीं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से राहुल गांधी की फैमिली को परेशान किया गया था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गरजे तेजस्वी यादव, बीजेपी पर साधा जमकर निशाना। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं का भविष्य खतरे में नहीं जाने देंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जरूरत पड़ी तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव का कहना है कि आज जो युवाओं के साथ बेउम्मती और बदहाली की जा रही है इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पर देश के युवाओं का हनन कर रही है। आपको बता दें 4 साल वाली योजना अग्निपथ को लेकर तेजस्वी ने कहा कि 4 साल में देश का युवा क्या करेगा, क्या कमाएगा दोस्तों, क्या खाएगा और क्या देश के लिए कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 4 साल बाद उस युवा का आप समझिए भविष्य क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी जो दादागिरी और गुंडागर्दी पर उतर गई है दोस्तों, वो सब कुछ भूल गई। आप समझिए अभी 2 दिन पहले तक ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था देश के लिए, स्कीम वाला मुद्दा, लेकिन दोस्तों अब देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या बन गया है, उद्धव ठाकरे की सरकार। आप समझिए कैसे जो है मीडिया का रुख बदल जाता है, कैसे कोई चटपटी खबर मिल जाए तो पूरी मीडिया उसको नमक मिर्च लगाकर परोसने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीडिया को तब सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब किसी विपक्ष की सरकार खरीद फरोश करके गिराते हैं। आपने देखा कि कमलनाथ के टाइम पर भी कैसे ये मीडिया मजे ले रही थी और खुश हो रही थी, क्योंकि ये मीडिया दोस्तों मोदी सरकार की दलाल बन चुकी है। और जब कोई दोस्तों दलाली पर उतर आता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ दलाली ही दिखाई देती है। इसीलिए इस मीडिया को बहुत खुशी हो रही है। हर मीडिया नमक मिर्च लगाकर उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाएगी, उद्धव ठाकरे हार गए, क्या उद्धव ठाकरे को जो यहाँ पर बड़ा झटका दे दिया एकनाथ शिंदे ने, इस तरीके के तमाम न्यूज़ें चल रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन युवाओं के ऊपर बात करना चाहिए, जो युवा आज बेरोजगारी में गुजार रहा है अपना दिन, जिसने यही सपना देखा था कि फौज में जाएगा, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। एक ऐसी मीडिया हमारे देश पर दोस्तों मीडिया धब्बा बन चुकी है। आप समझिए मीडिया का काम तो सही से कर नहीं रही है, लेकिन आप समझिए चमचागिरी में नंबर 1। मोदी सरकार की तारीफ कैसे करना है, कैसे मोदी सरकार के हर काले कानून को सफेद कर देना है, कैसे जो है यहाँ पर मोदी जी के हर फैसले को बहुत बढ़िया बताना है, और कैसे विपक्ष को गलत साबित करना है और यह बताना है कि मोदी जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है। आंख बंद कर वोट देते जाओ। देश का हाल अभी यह हुआ है, आगे आने वाले 8-10 सालों में जब देश को मुड़कर देखोगे तो आपको शायद ही कोई दिखाई दे। ना दोस्तों रोजगार होगा, ना इंसान होंगे। जब देश ही बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से, जब देश में पूरे देश में बीजेपी इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर देगी, उस वक्त देखेंगे जब इस मीडिया को बोलने तक की आजादी नहीं होगी। हालांकि ये मीडिया को तो बोलने की आजादी अभी भी नहीं है। ये वही बोलती है जो इसको स्क्रिप्ट दी जाती है, वही लिखती है जो लिखने को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है नुपुर शर्मा मामले में, दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी के रवैये से भी बीजेपी नाराज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अब महाराष्ट्र सरकार के बाद आपको बता दें ममता बनर्जी जो है नुपुर के पीछे पड़ी हुई। आपको बता दें ममता बनर्जी ने पैगंबर मोहम्मद साहब की बारे में गलत टिप्पणी करने पर नुपुर शर्मा को जो यहाँ पर गिरफ्तार करने का आदेश दे दिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था, लेकिन नुपुर शर्मा ने कहा कि वो 1 महीने बाद आ पाएंगी, 30 दिन बाद, क्योंकि उनकी जान को खतरा। अब आप समझिए दोस्तों किन लोगों से नुपुर की जान को खतरा है, ये समझ में नहीं आ रहा। जिंदाल भी अंडर ग्राउंड हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि नुपुर शर्मा जैसे लोग खुलेआम इस तरीके की भाषा का यूज करते हैं। जब उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाता है तो कार्रवाइयां मुसलमानों पर होती हैं, उनको जेल में ठूस दिया जाता है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर, गैंगस्टर आरोप लगाकर उनको दोस्तों आप समझिए पत्थरबाजी में ही एक बड़ा केस बना दिया जाता है कि भैया ये तो मानो आतंकवादी ही है। लेकिन जिन लोगों ने दोस्तों ट्रेनें जलाई, जिन लोगों ने बसें तोड़ी, आप समझिए जिन लोगों ने निजी प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। अगर यूपी की योगी सरकार इतनी ही ताकतवर है तो उन लोगों के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जिन लोगों ने ट्रेनें तक जला डाली? क्योंकि दोस्तों यूपी की योगी सरकार मजबूत नहीं बल्कि एक डरपोक सरकार है। डरपोक क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये हिंदुत्व के बल पर ही चुनाव लड़ती है। और दोस्तों हिंदू भाइयों के घर पर ये कभी भी बुलडोजर नहीं चलाएंगे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ दोस्तों दरअसल आप समझिए अगर इतने ताकतवर होते तो वो ईमानदारी से
सच्चाई से उन लोगों के घर पर भी बुलडोजर चलाते जिन लोगों ने ट्रेनों और बसों को फूंक डाला। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक चीज अच्छे से जानते हैं कि मैं हिंदुत्व की राजनीति करता हूं। अगर मैंने किसी हिंदू भाई के घर पर बुलडोजर चलवा दिया तो पूरा हिंदुत्व का जो षड्यंत्र रचा हुआ है उसका पाखंड सामने आ जाएगा, और ये पाखंड दोस्तों बीजेपी कभी तोड़ना नहीं चाहेगी। एक बार बीजेपी ने कोशिश की थी दोस्तों हिंदुत्व के मुद्दे से अलग हटकर चुनाव लड़ने की, लेकिन उनका बुरा हाल हुआ था। इसलिए बीजेपी वापस उसी मुद्दे पर आ गई थी जिस मुद्दे पर वो चलती है। ये आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन बहुत पहले राजनीति का रुख अलग हुआ करता था, खरीद फरोख्त नहीं हुआ करती थी, लोगों को डराया धमकाया नहीं जाता था ईडी के नाम से। लेकिन आज तो दोस्तों आप समझिए जैसे पूरे देश पर ही कब्जा हो गया हो, जैसे पूरा देश दोस्तों ईडी के पैरों तले दब गया हो। और आज जो देश में हो रहा है कल वो देश में होगा ये जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है कल देश में एक आक्रोश आए, कल देश में एक ऐसा सैलाब आए जो भारतीय जनता पार्टी को उड़ाकर ले जाए। क्योंकि दोस्तों कहते हैं राजनीति पल पल बदलती रहती है, सत्ता किसी की भी नहीं होती। आज की इनकी है तो कल किसी और की होगी। सत्ता पर दोस्तों किसी का काबू नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों हरियाणा चुनाव में, जी हरियाणा नगर निकाय चुनाव में दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने 5 सीटें जीती तो वहीं बीजेपी ने 16 सीटें जीती जेजेपी के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा में अब खाता खुल गया है, 1 सीट पर जीत दर्ज की है। आपको बता दोस्तों नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली हैं। हालांकि उम्मीद के मुताबिक जो सोचा था उतनी नहीं, लेकिन दोस्तों कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि आपको बता दें बीजेपी के साथ जेजेपी थी तो इन दोनों को मिलाकर 16 सीटें मिली है। वहीं पर कांग्रेस को 5 और दोस्तों भी जो आप है उसका खाता खुला 1 सीट मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि यहां पर जो पल पल राजनीति बदल रही है, जो बीजेपी ईवीएम के जरिए दोस्तों खरीद फरोख्त करती है, उस ईवीएम को आखिरकार कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए यकीन हो या ना हो ईवीएम में बहुत बड़ा खेल होता है और ईवीएमओ को बदल दिया जाता है। आप वोट किसी और का दबाओगे लेकिन वोट चला जाता है किसी और को। बटन दबरी है कांग्रेस का, वोट जा रहा है भाजपा को। ईवीएम के खिलाफ जो एक मुहिम छड़ना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ईवीएम को लेकर देश में एक अलग सा ही माहौल बना हुआ है कि जनता दोस्तों वोट किसी को देती है जाता किसी को। तो फिर ऐसे तो दोस्तों वोट देने की जो प्रक्रिया वो बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम सरकार कोई और चुन रहे हैं लेकिन भैया पैसों के बल पर सरकार किसी और की बन रही है। ऐसे गद्दार नेता, ऐसे गद्दार लोगों को वोट देना ही नहीं चाहिए, बायकॉट करना चाहिए जो लोग पार्टी के साथ ही गद्दारी करते हैं। लेकिन दोस्तों कहां तक समझेगा इंसान, आप समझिए। लोग सवाल उठाते हैं कि इनको पता नहीं चला अंदर ही अंदर इतनी बड़ी गुटबाजी हो रही थी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर कोई इंसान मूतने जा रहा है तो उसके ऊपर नजर तो नहीं रखी जा सकती है कि ये मूतने क्यों जा रहा है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि सतर्क जरूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों राजनीति में कोई भी किसी का नहीं होता है। राजनीति में कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है, कोई अपना नहीं होता, ये सब जानते हैं राजनीति में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने साधा बीजेपी के ऊपर अपना निशाना, बोले भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने की फिराक में जिया। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साध दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बीजेपी जगह जगह राज्यों में सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाती है, खरीद फरोख्त करती है, ताकि देश का लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आपको बता दें दोस्तों अगर विपक्षी नहीं होगा तो चुनाव किससे लड़ेगी बीजेपी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसीलिए बीजेपी की चाल साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी दोस्तों पूरे देश से धीरे धीरे कर आप समझिए विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। वो विपक्ष को मिटा देना चाहती है ताकि जब भी दोस्तों चुनाव हो तो बीजेपी ही जीते। और साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी की ये मंशा, वो अंधभक्त सच करने में लगे हुए हैं, जो लोग देश को बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं, जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की फिराक में है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता जिन्हें वोट देती है उनको इस तरीके से हरास किया जाता है, उनके विधायकों को उड़ा लिया जाता है। फिलहाल दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की